नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 9th की विज्ञान की क्लास बल तथा गति के नियम। पिछली वीडियो में मैंने न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम समझाया था। आज एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम के बारे में आपने क्या सीखा था। देखिए, हमने ये डेरिवेशन किया था, इसको सिद्ध किया था संवेग परिवर्तन की दर से। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। उससे निकल के क्या आया था, F समानुपाती m, F समानुपाती a, इसलिए F समानुपाती m a, और समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, F बराबर k m a, और प्रयोग द्वारा जो k स्थिरांक है उसका मान 1 होता है। k स्थिरांक है और k बराबर प्रयोग द्वारा 1 निकलता है, इसलिए F बराबर m। तो यहां से इसकी परिभाषा निकालेंगे। किसी वस्तु पर जब वो बाह्य बल लगाया जाता है ना, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो यह बल क्या कितने के बराबर होता है, तो यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण है, जिस ओर बल लगाया, बल की उत्पन्न त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपाती भी कह सकते हो, समानुपाती होता है, या के बराबर एक हाथ m a गुणनफल, तो गुणनफल के बराबर होता है। तो डेरिवेशन जो निकालना था वो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है, उससे ये निकल के आया था F बराबर m। द्वितीय नियम में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखना है, F समानुपाती m होता है, F समानुपाती a, तो F समानुपाती m a, तो F बराबर k m a, k 1 है तो इसलिए F बराबर m। परिभाषा में लिखना है तो गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ इसका मात्रक समझेंगे तो F का मात्रक क्या हो गया, F का मात्रक देखिए m का होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, और a का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर त्वरण का आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो f का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगी, m केस पर, इसको या न्यूटन के नाम पर बोलते हैं, या न्यूटन। न्यूटन कौन सी पद्धति है, MKS पद्धति में, ठीक है ना, MKS पद्धति में। अगर आप CGS पद्धति में लें तो यही मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम,
और इसकी जगह क्या होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर यही होता है, ठीक है। या इसे बोलते हैं डाइन। ये सीजीएस पद्धति होगी। क्या? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब ये एक डाइन बराबर कितने न्यूटन होता है, या एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है ना। तो आप क्या करना है, एक न्यूटन का मतलब है एक न्यूटन, इसका मतलब है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको ग्राम में बदलना है और सेंटीमीटर में बदलना है, इसमें बदलना है। तो एक किलोग्राम का क्या हो जाएगा 1000, मीटर का क्या हो जाएगा 100, सेंटीमीटर में बदल गया। तो ये कितना आ गया, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे डाइन कहते हैं। इसलिए आप कह सकते हो एक न्यूटन, यानी एन से कर सकते हो, बराबर 10⁵ घात होगी, 3 है 2, 10⁵ डाइन। ये भी आपको याद रहना चाहिए, पूछ लेता है, ठीक है। अब इसका एक अन्य मात्रक की बात करते हैं। एफ का अन्य मात्रक किलोग्राम भार से भी प्रदर्शित करते हैं। किलोग्राम भार, ये कौन सा गुरुत्वीय मात्रक है, कौन सा गुरुत्वीय मात्रक। तो गुरुत्वीय मात्रक F जो है ना, तो जो ये गुरुत्वीय मात्रक बल है ना, बल, या इसको W से प्रदर्शन कर सकते हैं। और क्या होता है M, और जो A है त्वरण है, त्वरण की जगह क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण लगता है G, mg है ना। G बराबर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां क्या आता है, अब यहां पर क्या G लगाते हैं 9.8, परंतु अगर केवल m के पदों में करना है तो बल को क्या कहते हैं किलोग्राम भार में, है ना। W का मात्रा क्या हो जाता है यहां पर किलोग्राम भार। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, है ना। तो जब आपकी परिभाषा इसकी लगानी है W बराबर mg, है ना। 1 किलोग्राम का कोई पिंड लें हम, तो इसकी परिभाषा है 1 किलोग्राम भार क्या होता है, 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड पर गुरुत्व के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, गुरुत्व के कारण लगता है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम भार बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 m की जगह क्या लगा था 1, और G की जगह क्या लगा था, G होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन में बदलना 1 किलोग्राम भार, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो ये द्वितीय नियम के बारे में पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है, इसके मात्रक आ गए, ठीक है। अब आपने जो पढ़ लिया न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम, और पढ़ा था पहले गति विषय प्रथम नियम, ठीक है। तो यहां समझेंगे अगर F बराबर 0 है, F बराबर 0 है, तो 0 बराबर ma, तो A बराबर क्या होगा 0, m तो कुछ ना कुछ होगा ही किसी का पिंड का,
तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य हो गया। जब कोई बाह्य बल नहीं लगता तो त्वरण कैसा है, शून्य होता है, शून्य होता है। इसका मतलब हम प्रथम नियम में पहुंच गए। क्या हो गया, जब किसी वस्तु में क्या होता है, या तो वस्तु, इसका अर्थ क्या हो गया, या तो वस्तु विरामावस्था में है, अथवा एक समान चाल से चल रही है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये द्वितीय नियम में प्रथम नियम निहित है ना। है ना, इसका मतलब है गति के द्वितीय नियम में गति का प्रथम नियम निहित है, गति का प्रथम नियम निहित है। यानी इसकी व्यापकता ज्यादा है ना। द्वितीय नियम की व्यापकता प्रथम नियम से अधिक है। ये कह सकते हैं द्वितीय गति के द्वितीय नियम की व्यापकता प्रथम नियम से अधिक है। यानी इसमें प्रथम भी शामिल है, द्वितीय भी शामिल हो गया, है ना। द्वितीय में प्रथम नियम अपने आप शामिल है ना। जब आपको प्रथम नियम बताया जाता था, जब तक कोई बाहर बल नहीं लगाया जाता तब तक वो त्वरित नहीं होती, है ना। विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में गतिमान अवस्था में रहेगी, तो कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये दो नियम आपके सामने आ गए। ठीक है, अब इन दो नियम, इसके दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। ये द्वितीय नियम के क्या देखते हैं, उदाहरण। पहला उदाहरण देखेंगे तो देखिए, क्रिकेट के खेल में, है ना, जो फील्डर होता है, क्षेत्र रक्षण करता है जो, तो क्या होता है, बॉल को जब पकड़ता है ना, बैट्समैन जब बॉल मारी और वो कैच करना चाहता है तो क्या करता है वो, है ना, सीधे सीधे बॉल इस तरह से हाथ में आया ऐसे नहीं लेता, क्या करता है, पीछे होता है ना, पीछे हटके कैच लेता है। तो ऐसा क्यों करता है, यह समझना है आपको। ठीक है, जब बॉल सीधे आ रही है, सीधे, तो वो समय कम है, कम समय में संवेग परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब आपके हाथ पे टकराएगी तो वेग शून्य होगा, यानी वेग कम हो जाएगा, जितने वेग से आ रही है वो वेग कम होगा। तो संवेग परिवर्तन आपने एफ क्या याद किया था, एफ बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को एम, है ना, और ये था v माइनस यू बटे टी। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो जब आपके बॉल आई हाथ में, ठीक है, सीधे आ गई, आपने पीछे नहीं हटे, तो क्या हुआ, कम समय लगा, समय है कम, और जब समय कम होगा तो त्वरण ज्यादा होगा। मान लो t 5 है और t 10 हो जाए, 10 का भाग दोगे तो त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो समय कम है तो त्वरण ज्यादा है, त्वरण ज्यादा है तो ये संवेग परिवर्तन अधिक हो गया, तो संवेग परिवर्तन हो गया तो बल अधिक होगा। तो क्या अधिक बल से आएगी तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी, क्या लग जाएगी,
चोट लग जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने पीछे होकर जब लिया आपने तो उसको समय अधिक आने में समय अधिक लगा, यानी टी बढ़ गया, टी की वृद्धि हो गई, टी की वृद्धि हो गई तो जो त्वरण है b माइनस यू बटे टी बड़ा लगाएंगे तो ये छोटा मान आएगा, बड़ी संख्या का भाग देंगे तो छोटा मान आएगा, है ना। और जब ये छोटा हो जाएगा तो एफ भी कम हो जाएगा, एफ कम हो जाएगा तो लगने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपका ये आया। तो कौन सा उदाहरण था उसको बाद लिख लेते हैं। क्रिकेट की गेंद को क्षेत्र रक्षक पीछे होकर पकड़ता है ना, पीछे होकर यानी पीछे की तरफ बढ़कर, है ना, पीछे हटकर, पीछे होकर कैच पकड़ता है ना, पीछे होकर पकड़ता है। तो क्या बताया था, है ना, पीछे हटने में समय अधिक लगता है ना, पीछे हटने से समय अधिक लगता है, जिससे क्या हो जाता है, त्वरण कम हो जाता है, जिससे त्वरण कम हो जाता है। ठीक है ना, यानी वेग परिवर्तन क्या हो गया, कम हो गया, यानी संवेग परिवर्तन भी कम हो गया, है ना, अतः बल भी कम हो गया, अतः बल कम हो जाता है। जिससे हाथ में लगती नहीं है या कम लगेगी, कभी देखा लगता है, जिससे हाथ में चोट नहीं लगती। तो पहला तो आपका ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण क्या कहेंगे, बंदूक की गोली किसी के मारते हैं आप तो क्या शरीर में धंस जाती है ना, बंदूक की गोली शरीर में घुस जाती है। यहां क्या हुआ, वही सिद्धांत यहां है, पर यहां समय कम रहा। यहां क्या हुआ कि बंदूक की गोली जैसे लगाई, बंदूक चलाई गई, गोली गई, शरीर पर जैसी गोली पड़ी तो वो क्या हो गई, वेग क्या हो जाएगा, यहां के शून्य हो जाएगा। पर तेज वेग से आ रही है और वेग क्या हो गया, शून्य। यानी कि यहां आप क्या लिख सकते हैं, F बराबर m क्या होता है, v वेग परिवर्तन हो गया v माइनस यू बटे, है ना, t। अब v जीरो हो गया, यहाँ v क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो u आ रही थी, है ना, जीरो माइनस करके जो u था, अगर यहां कुछ होता भी तो अब ये घट के कम आता मान, है ना। अब यहां u रह गया, ठीक है ना, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि वेग कम हो रहा है, जिस वेग से फेंकी उसके बाद यहां टकराने पर वेग कम हो रहा है ना, परंतु त्वरण तो अधिक हो गया, त्वरण तो अधिक हो गया भाई। यहां u में किस भाग दोगे, है ना, यहां मान लो u था 10, u था 10, है ना, और b हो गया कितना, अगर मान लो 5 होता तो 5 माइनस 10 तो -5 में भाग देंगे t का, और अगर v जीरो हो गया तो जीरो में 10 t का भाग देंगे तो अधिक मान आएगा। तो जब अधिक मान आएगा त्वरण अधिक हो जाएगा तो बल अधिक हो जाएगा। यहां नहीं, यहां पर क्या हो जाता है, बल अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है,
क्योंकि समय कम लगता है इसमें। क्या हुआ, इसमें तो समय बढ़ गया, आपने पीछे हट गए तो समय बढ़ गया, है ना। उसमें तुरंत नहीं ली, तुरंत लेते समय कम होता, त्वरण ज्यादा हो जाता। ठीक है, समय अधिक लिया, त्वरण कम हो गया, बल कम लगा, चोट कम लगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि यहां पर त्वरण बढ़ गया, जब बल अधिक हो गया, अधिक बल से जब टकराएगी तो हमारे जो शरीर के ऊतक है वो कमजोर है, और वो क्या हो जाती है, गोली शरीर में धस जाती है। क्या हो जाती है, शरीर में धस जाती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, इसका क्या रीजन बताएंगे। कम समय में जब बंदूक से गोली निकलती है, पूरा आप लिखेंगे समझेंगे, जब बंदूक की गोली निकलती है तो कम समय में क्या होती है, समय बहुत ना के बराबर है, समय में यहां पे क्या होती है, लगती है, तो समय कम समय में वेग कम हो जाता है ना। कम समय में वेग शून्य हो जाता है, वेग शून्य हो जाता है, जिससे त्वरण अधिक होता है, जिससे त्वरण कह सकते हो, संवेग परिवर्तन की दर कह सकते हो, त्वरण अधिक होता है, क्योंकि m तो फिक्स रहेगा। तो v और u का ही मामला है, या तो t कम हो या t ज्यादा होता है। तो यहाँ t कम है तो भी वेग बढ़ गया, तो भी मतलब ये त्वरण बढ़ गया, त्वरण अधिक हो जाता है, त्वरण अधिक हो जाता है, जिससे बल अधिक होता है, जिससे बल अधिक होता है। जो क्या करता है, जो हमारे शरीर के ऊतक क्या होते हैं, कमजोर होते हैं या मुलायम होते हैं, इसे मतलब शरीर के कमजोर ऊतकों, ठीक है, कमजोर ऊतकों से क्या कर रहे हैं, इनको तोड़कर क्या अंदर निकल जाती है, यानी शरीर में जाती है, कमजोर ऊतकों को तोड़ देता है, यानी फट जाता है, वहां से तोड़ देता है, और गोली शरीर में धस जाती है, शरीर में धस जाती है। तो एक उदाहरण ये आया, तो ध्यान रखना है, कहीं समय कम, कहीं समय अधिक। तीसरा उदाहरण और लेते हैं। वाहनों में सॉकर्स लगे होते हैं, तो आपने देखा मोटरसाइकिल आदि में, है ना, सॉकर्स क्यों लगे होते हैं, है ना। जब कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आपकी चल रही है और बीच में गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढे युक्त सड़क है मान लो, है ना, तो वहां झटके लगते हैं। क्या लगते हैं, झटके लगते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉकर्स क्या होता है, एक तरह की स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, तो वो क्या होता है, इस तरह से दबती उठती है, दबती उठती है। तो इसके कारण जो झटके लगते हैं, जो बल है ना, वही चीज बल जो है देर तक पहुंचता है चालक के पास, किसमें पहुंचता है, देर में पहुंचता है। ठीक है ना, जो झटके लगते हैं, वरना एकदम से झटके लगेंगे तो चोट लगने की आशंका, गिरने की आशंका रहेगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि टाइम स्प्रिंग क्या होती है, इस तरह से गति करती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो गड्ढे में आती है, गड्ढे से निकलती है, तो वो झटके जो होते हैं वो क्या होता है, वो देर में पहुंच पाते हैं, यानी कि उतना बल नहीं लग पाता, यानी समय बढ़ गया, इसमें भी समय बढ़ गया। वही उदाहरण करना है आपको, वही आंसर देना है इसमें भी। इसमें भी क्या हो गया कि जो स्प्रिंग है, यानी जो सॉकर्स है, वो जैसे गाड़ी गड्ढे में आई या गड्ढे से निकली फिर गड्ढे में आई, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग जो दबती है, उससे क्या होता है कि झटके जो सीधे ना पहुंच के क्या होता है, देर में पहुंचता है, देर में पहुंचता है, यानी टी बढ़ गया, समय बढ़ गया, तो त्वरण कम हो गया, त्वरण कम हो गया तो बल कम लगेगा, इसलिए चोट नहीं लगेगी, इसलिए सॉकर्स होते हैं गाड़ी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। एक उदाहरण और ले सकते हैं,
कांच के जो बर्तन है, कांच के बर्तन है ना, यानी कांच का सामान, ये आपकी लैब का हो सकता है, पर्नली, बीकर, है ना, ग्लास, ये कांच के सामान है। तो इसको क्या रखते हैं हम, कांच के बर्तनों को कागज यानी अखबार वगैरह से बांधते हैं, कागज तथा तिनके, तिनके मतलब ऐसे आपका जो फूस होता है, भूस वगैरह होता है कागज और तिनके में बांध कर रखते हैं, में बांध कर रखते हैं। तो इसका क्या रीजन है, इसको भी आप अपने आप लिखेंगे रीजन को, क्या रीजन है इसका समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। अगर कांच के बर्तन लेके आप यात्रा कर रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं बांधा, सीधे सीधे रख लिए आपने, है ना, किसी कार्टून में रख लिए कांच के बर्तन, तो क्या होगा, जैसे ही झटका लगेगा बस में, यानी बल लगेगा, बल सीधे कांच के बर्तनों पे पहुंच जाएगा और क्या होगा, कांच के बर्तन टूट जाएंगे। अगर आपने उसको क्या किया है, अखबार से बांध दिए हैं और उसमें भी क्या लपेट दिया है आपने, तिनका, घास, फूस यानी भूसा, इस तरह से आपने देखा होगा, है ना, उसमें बंधे रहते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि जो बल आया, है ना, जो बल हो उसमें क्या होगा, समय लगेगा, फिर क्या होगा, डेल्टा टी फिर बढ़ गया इसमें, है ना। उससे जब टकराएगा तो सीधे सीधे बल नहीं पहुंचा कांच के बर्तनों पे, है ना, इसके उससे टकराया, समय बढ़ गया, त्वरण कम हो गया, और त्वरण कम हो गया तो क्या हो गया, जो बल है कांच के बर्तनों कम लगेगा, इसलिए बर्तन टूटेंगे नहीं। तो इसका आंसर ये, इस तरह से आप समझ लेंगे इसको। एक और उदाहरण देखते हैं, सीमेंट के आप जैसे कूदते हैं तो सीमेंट के फर्श की जगह रेत में कम चोट लगती है ना, रेत है, मिट्टी है, रेत में चोट कम लगती है। आप सीमेंट के फर्श पे कूद रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जैसे कूदे सीधे सीमेंट के फर्श पर आए तो समय कम हो गया, समय कम लगेगा, वेग जो कूद के जो आपकी स्थिरता आएगी यानी वेग कम होगा तो वो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो संवेग परिवर्तन अधिक होगा, यानी वही त्वरण अधिक होगा, तो बल अधिक होगा, तो सीमेंट के फर्श पर चोट लग जाएगी, सीमेंट के फर्श पर चोट लग जाएगी। परंतु आप यही रेत पर कूदते हैं तो रेत में क्या होता है कि आप कूदने के बाद रेत दबती है ना, समय बढ़ गया, यानी और आप घसे उसमें, रेत पर कूदे तो समय बढ़ गया, त्वरण कम हो गया, त्वरण कम हो गया तो बल कम हो गया, है ना, तो बल कम हो गया तो चोट आपको नहीं लगेगी। तो ये इसके उदाहरण है ना, न्यूटन के गतिविषय के द्वितीय नियम के, ये पांचों उदाहरण आप समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नियम में आप कहां से लिया था, ये आपने एक बराबर पढ़ा था संवेग परिवर्तन की दर m डेल्टा v बटे डेल्टा t, है ना, और यहीं से ये क्या निकल आया था, इसी से सूत्र से निकल आया था F बराबर m, और इस पोर्शन को आपने लिखा था a, तो F बराबर m, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या कहते हैं, अगर F और डेल्टा t का गुणनफल निकालें तो m गुणा डेल्टा v, m गुणा डेल्टा v, F गुणा डेल्टा t होता है बल का आवेग, क्या होता है, बल का आवेग, तो बल का आवेग बराबर F गुणा डेल्टा t, है ना, और ये किसके आ रहा है, संवेग परिवर्तन के, इसलिए बल का आवेग क्या होता है, बल का आवेग बल की दिशा में संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, बल की दिशा में संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग
परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो एक तो यहां से सूत्र समझ में आ रहा है कि आवेग जो है वो क्या होता है, बल की दिशा में जो परिवर्तन होगा F डेल्टा T बराबर M डेल्टा V। ठीक है, F डेल्टा T M डेल्टा T ये हो गया। तो क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये बल का आवेग, तो बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा इससे क्या हो जाएगी, F गुणा डेल्टा T, है ना। तो जो आवेग किसे कहते हैं, आवेग बल तथा जितनी देर आपने समय अंतराल, बल तथा समय अंतराल, जितनी देर समय लगाया, यानी जितनी देर जितने समय में बल लगाया, आपने क्या जितने समय में बल लगाया, तो बल तथा समयांतर के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। ठीक है ना, F इंटू टी, तो मात्रक क्या हो गया, है ना, आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। अब ये संवेग परिवर्तन के भी बराबर है, संवेग परिवर्तन का मात्रक संवेग के बराबर ही होगा, तो न्यूटन सेकेंड या संवेग का मात्रक लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आवेग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संवेग परिवर्तन की दर को तो बल कहते हैं, जो आपको पहले सिखाया। ठीक है, पहले द्वितीय नियम आपने सत्यापित किया उससे। और संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं, क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं, है ना, जो कि F गुणा डेल्टा टी, उसी सूत्र से आया जो बल बराबर M डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। F गुणा डेल्टा टी को क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं। तो आवेग का मात्रक समझ में आ जाना चाहिए, है ना, संवेग का मात्रक समझ में आना चाहिए और बल का मात्रक समझ में आपके आ जाना चाहिए। तो ये आपने इस चैप्टर में अब तक जो है गति के प्रथम नियम के बारे में, उससे पहले आपने बल के बारे में पढ़ा था, संतुलित बल असंतुलित बल के बारे में पढ़ा था, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम में आपको संवेग परिवर्तन समझ में आना चाहिए, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ये समझ में आ जाना चाहिए, और एक आवेग आपके समझ में आना चाहिए। गति के द्वितीय नियम का सत्यापन, जो संवेग परिवर्तन की दर से F बराबर ma आया, इसके आपके जो उदाहरण हैं वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। उदाहरण बताए थे, है ना, गति के द्वितीय नियम के 5 उदाहरण मैंने आपको बताए थे, वो ठीक से तैयार हो जाने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। कल की वीडियो में इसके न्यूमेरिकल चलेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल को अवश्य देखें और साथ में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, साथ साथ आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए कल की वीडियो भी अवश्य देखें। धन्यवाद।